सबसे पहले बात उमरकोट में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से खाकरोब की हलाकत की। इरफान मसीह के घर में सोग की फिजा है। अहले खाना का मुतालबा है कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। अहले खाना ने इल्जाम आयद किया है कि इरफान ने 35 मिनट तक तड़प तड़प कर जान दी। डॉक्टर्स ने चेक तक ना किया। डॉक्टर्स चेक करने से पहले मरीज को नहला धुला कर साफ करने पर इसरार करता रहा। लवाहिकीन का कहना था कि अस्पताल के ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस भी नहीं थी। उमरकोट के इरफान मसीह के घर आज तीसरे रोज भी सफ़े मातम बिछी हुई है। बहनें और दीगर अहले खाना बैन कर रही हैं। आहें और सिसकियों में इंसाफ की फरियाद कर रहे हैं। 1 जून को इरफान मसीह गटर की सफाई के दौरान बेहोश हो गया था। अहले खाना का इल्जाम है कि सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स ने इरफान मसीह को फौरी तिब्बी इमदाद देने से इनकार कर दिया था। डॉक्टर यूसुफ कुंभार अंदर आया है। आते ही सर वाइट कपड़े पहने हुए निकला बाहर। उस इमरजेंसी वार्ड से निकलने के बाद टहलने शुरू कर दिया। डॉक्टर जाम साहब आए, वो भी आके इस तरह देखते हुए कहते हैं कि इन्हें वाश करें, उसके बाद हम इन्हें हाथ लगाएंगे, हम रोजे में हैं। जिंदा था वो। वजीर दाखिला सुहेल अनवर सियाल ने वाक़े का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया, जिस पर पुलिस ने वर्षा की मुद्दत में सिविल अस्पताल के 3 डॉक्टर्स और 3 सैनिटरी इंस्पेक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके MS डॉक्टर मोहम्मद जाम को गिरफ्तार कर लिया है। MS की गिरफ्तारी के खिलाफ सिविल अस्पताल में डॉक्टर और अमले ने हड़ताल कर दी और बिलखते मरीज अब मसीहाओं के मुंतजिर हैं। जबकि उमरकोट में खाकरोब की हलाकत के केस में नई पेशरफ्त हुई है और वो ये कि DG हेल्थ ने अस्पताल के अमले और डॉक्टर्स को तहकीकात से पहले ही क्लीन चिट दे दी। DG हेल्थ डॉक्टर इखलाक खान ने उमरकोट में मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि अस्पताल रिकॉर्ड और बयानात से डॉक्टर्स की गफलत नहीं लगती। खाकरोब इरफान अस्पताल लाए जाने से कबल ही फौत हो चुका था। DG हेल्थ का कहना है कि कुछ कोताहियां डॉक्टर्स की तरफ से भी हुई हैं। इन्हें बताया गया है कि डॉक्टर और अमले की हड़ताल सिर्फ अलामती थी। मामले की मजीद तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी बना दी है जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इंक्वायरी कमेटी के लिए मैंने मुकर्रर किया है, यहीं से आके ऑफिशियल लेटर निकाला है अपने कैंप ऑफिस से। इस सारे मामले को देख लिया जाता है और ये इंसानी मामला है। इसके हवाले से जो भी सूरत हाल होगी, इम्पार्शियल इंक्वायरी कमेटी है, वो सारे मामला को देख के इंक्वायरी कर लेती है। उससे पहले कुछ कहना मुमकिन नहीं है। दूसरा, इरफान जो बच्चा है वो जब लाया गया था यहाँ पर, ही वॉज ब्रॉट डेड। जो कुछ इनिशियली जो कुछ मुझे मिल रहा है ये कि डॉक्टरों ने नहीं देखा, डॉक्टरों ने देखा भी है, CPR किया है। तमाम तर मामले में पुलिस की तहकीकात क्या कहती हैं, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया है SSP उमरकोट उस्मान बाजवा साहब से। उस्मान बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आप जियो न्यूज़ को वक्त दे रहे हैं। ये बताइएगा कि क्या इरफान मसीह का पोस्टमार्टम किया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, इरफान मसीह का पोस्टमार्टम नहीं किया गया था, क्योंकि तकरीबन 8 घंटे तक 11 बजे से लेके शाम 7 बजे तक जो उसके इरफान के वर्सा हैं वो अल्लाह वाला चौक के ऊपर उसकी डेड बॉडी रख के प्रोटेस्ट करते रहे अपने डिमांड में। पुलिस ने उनसे कई दफा बात करने की कोशिश की, बट दे वांटेड अदर डिपार्टमेंट्स टू टॉक टू देम। तो इस वजह से तकरीबन 8 घंटे डेड बॉडी जो है वहाँ शदीद गर्मी के मौसम में पड़ी रही। और उसके बाद जो है, चूंकि ये कोई क्रिमिनल केस नहीं था, क्रिमिनल केस से मुराद यानी गन शॉट या कोई ऐसा केस जिसमें कोई कत्ल उम्द होता है जिसको हम कहते हैं, ऐसा नहीं था, इसलिए इसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। अभी भी जो FIR हुई है वो जो नेग्लिजेंस की वजह से किसी की डेथ हो जाना, सेक्शन 319 है पाकिस्तान पीनल कोड का, उसके तहत FIR काटी गई है, जिसके नतीजे में जैसा कि आपको मालूम होगा, मैंने मीडिया में अपने प्रेस रिलीज भी दी थी कि 3 डॉक्टर्स को और 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मुलाजमीन हैं उनको। बाजवा साहब, आप कह रहे हैं पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तो जब पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ तो ये कैसे तयन कर लिया गया कि मौत की वजह क्या है? कैसे मालूम हो सकेगा कि इरफान मसीह हॉस्पिटल आने तक जिंदा था या पहले ही फौत हो चुका था? जी मैडम, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल FIR का मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बता दूं। FIR की बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो उसके वर्सा ने हमें एप्लीकेशन दी है उसके मुताबिक, और सेकेंडली जब मैंने हॉस्पिटल और उसके वर्सा को और फैमिली को विजिट किया था, जाहिर है बहुत अफसोसनाक वाकया था, तो उसके मुताबिक आई विटनेस अकाउंट्स और जो वहाँ पे मीडिया के नुमाइंदे भी थे उनके मुताबिक भी जब हॉस्पिटल में आया है, ये उनकी स्टेटमेंट है। बिकॉज एज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुझे बिल्कुल न्यूट्रल रहना है और इम्पार्शियल इंक्वायरी करनी है। तो जो मीडिया के नुमाइंदे और जो वहाँ पे हमारे उनके वर्सा और पब्लिक सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे हॉस्पिटल में मौजूद थे काफी घंटों से जब ये वाकया हो रहा था,
तो उस वक्त उनके मुताबिक जब वो लाया गया तो वहाँ उसकी सांसें बहुत फीबल थी, बहुत उखड़ी उखड़ी सांसें थी, लेकिन उस वक्त तक वो जिंदा था। ये उनकी स्टेटमेंट है। इसमें इंक्वायरी होगी, बयान भी जाएंगे और कोई भी अगर एविडेंस उनके पास मौजूद है उसके मुताबिक तो मेरिट पे इंक्वायरी करेंगे इंशाल्लाह। तो उस्मान बाजवा साहब, दो मुख्तलिफ बयानात हैं। एमएस कह रहे हैं कि मौत पहले हुई है, वरसा कह रहे हैं कि मौत बाद में हुई है। इसका तयन कब तक कर लिया जाएगा, तहकीकात कब तक मुकम्मल कर ली जाएंगी? जी देखें, जो कानून ने तो हमें 14 डेज का टाइम दिया है, लेकिन आज हमने अदालत में डॉक्टर जाम कुंबर को पेश किया था ताकि हम ऑफिशियली उनसे तफ्तीश शुरू कर सकें। आज वैसे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से डीजी हेल्थ भी आज उमरकोट तशरीफ लाए हुए थे, वो भी इंक्वायरी कर रहे हैं इस सिलसिले में। इंशाल्लाह जो हकायक हैं उनका तयन बहुत जल्दी कर लिया जाएगा और मीडिया से मैं खुद मीडिया पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस केस की जो तफ्तीश में प्रोग्रेस है वो आप लोगों से शेयर करूंगा इंशाल्लाह। और बिल्कुल तफ्तीश में जो प्रोग्रेस हुई है उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका एसएसपी उमरकोट उस्मान बाजवा साहब, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया। और इसी से मुतल्लिक आपको ये भी खबर दे कि उमरकोट में डॉक्टर की मुबैना गफलत से फौत होने वाले खाकरोब के मुकदमे में एमएस को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद खालिद। उमरकोट में खाकरूब मसीह की डॉक्टर्स की मुबैना गफलत के बाइस हलाकत के बाद जो एफआईआर कटी थी उमरकोट थाने में, उसके मुताबिक उसमें 3 डॉक्टर्स जिसमें एमएस जाम कुंबर भी शामिल हैं, उन समेत 6 अफराद को नामजद किया गया है। अब तक सिर्फ एमएस डॉक्टर जाम कुंबर गिरफ्तार हो सके हैं। बाकी जो दीगर अफराद हैं जिनमें बल्दिया के सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं और 2 डॉक्टर्स हैं, वो अब तक रूपोश हैं। हमारी जो पुलिस ज़राए से बात हुई है उनका ये कहना है कि जो मुल्जिमान हैं नामजद, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि पुलिस ज़राए ये बता रहे हैं कि आज किसी वक्त जो एमएस सिविल अस्पताल के डॉक्टर जाम कुंबर हैं उनको अदालत में पेश किया जाएगा ताकि उनका रिमांड हासिल किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने एक बयान में कहा है कि हुकूमत और अदलिया में किसी किस्म की महाजराई नहीं होने वाली। मुअज़्ज़ज़ जज के मुकालमे पर दुख और अफसोस का मतलब तसादुम की सूरत हाल पैदा होना नहीं है। अदलिया के खुद साख्ता मुहाफिज भूल गए कि इनके दौर में किस तरह इदारों की तज़हीक की जाती रही। चौधरी निसार ने यह भी कहा कि बाज़ अनासिर ने ठेका लिया है कि वो इदारों और हुकूमत के दरमियान गलत फहमियों को हवा दें। नुक्ता नज़र के इख्तलाफ को तसादुम से तशबीह उस सोच की अकास है जो टकराव और इंतशार चाहती है। इन्हीं लोगों ने फैसलों से रोकने के लिए जजेस पर स्याही फेंकी और आला तरीन अदालती फैसलों को चमक से ताबीर किया। और वज़ीर दाखिला का यह भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाबी और गैर पंजाबी की तफरीक डाली गई। पीसीओ जजेस को आला अदालती मनासिब पर फाइज भी किया गया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जीआईटी के 2 अफसरान पर हुसैन नवाज के एतराज़ात पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि जीआईटी के अफसरान पर एतराज़ात कबल अज़ वक्त हैं। ताल्लुक या रिश्तेदारी को बुनियाद बनाया जाए तो किसी तफ्तीश को गैर जानिबदार नहीं कहा जा सकेगा। ऐसे ताल्लुक और रिश्तेदारियां हमारी सोसाइटी में हर जगह मौजूद हैं। तहरीरी फैसले में यह भी कहा गया है कि आमिर अजीज पर हुसैन नवाज के इल्जामात से मुतालिक ठोस वजूहात और शवाहिद मौजूद नहीं। जानिबदारी, तासुब या रगबत महसूस हुई तो मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा। जबकि अहम खबर यह भी है कि हुसैन नवाज की जेआईटी के सामने चौथी पेशी। हुसैन नवाज 7 रोज में चौथी बार जेआईटी के सामने पेश हुए हैं। हुसैन नवाज से 4 घंटे से सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, जबकि हुसैन नवाज की आमद के मौके पर जुडिशल अकेडमी में सिक्योरिटी सख्त थी। वजीर आजम नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज चौथी मरतबा आज जेआईटी के सामने पेश हुए, जहां 4 घंटे से उनसे सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। फेडरल जुडिशल अकेडमी आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात थे और पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। हुसैन नवाज के जुडिशल अकेडमी पहुंचने पर नून लीग के अरकान ने नारेबाजी भी की। जीआईटी में पेश होने से पहले हुसैन नवाज ने जुडिशल अकेडमी पहुंचने वाले कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। हुसैन नवाज आज चौथी बार जीआईटी में पेश हुए, जबकि गुज़िश्ता रोज उनके छोटे भाई हसन नवाज भी जीआईटी में पेश हुए। ये हसन नवाज की पहली पेशी थी। हुसैन नवाज गुज़िश्ता पेशियों के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कह चुके हैं कि उन्हें जब भी बुलाया जाएगा वो पेश होंगे। हुसैन नवाज 4 घंटे से जेआईटी के सामने मौजूद हैं। तफसीलात मालूम करेंगे वफाकी जुडिशल अकेडमी के बाहर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज बताएगा कितनी देर से हुसैन नवाज जेआईटी के सामने मौजूद हैं और कब तक उनके बाहर आने के इम्कानात हैं? जी, हुसैन नवाज को लगभग 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और
सुबह 11 बजे वो फेडरल जुडिशल एकेडमी के अंदर दाखिल हुए थे और जेआईटी के जो अरकान थे वो सुबह सवेरे 8:30 बजे से पहले ही वहां पर मौजूद थे। वापस आने का तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो हमने जितने दिन से हम इसको कवर कर रहे हैं, 7 को 3 मरतबा हुसैन नवाज यहाँ आए थे, एक दफा हसन नवाज आए, तकरीबन 6-7 घंटे का वक्त जो है एक शख्स जो है वो अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से अंदर वो जेआईटी के सामने पेश हो रहे हैं। अभी यहाँ पर माहौल जो है वो बिल्कुल तमाम सिक्योरिटी इदारे के लोग हैं वो भी रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं। जो लीगी अरकान आए हुए थे उनके सपोर्ट वो भी अभी तक सामने गेट के सामने नहीं है। इसका मतलब है कि तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का वक्त मजीद लग सकता है और अभी ये इन्वेस्टिगेशन जारी है। कल जो हसन नवाज आए थे अपने साथ को डॉक्यूमेंट्स भी लाए थे। आज हमने बड़ी कोशिश की, हम देखें कि हुसैन नवाज के साथ कोई ऐसा शख्स हो जो कोई कागजात लाया हो, फाइल लाया हो, लेकिन जब भी हुसैन नवाज पेश हुए कोई भी हमने उनके हाथ में कोई डॉक्यूमेंट को फाइल या उनके साथ जो लोग 1-2 मरतबा अंदर किए उनके पास किसी किस्म का कोई कागज नजर नहीं आया। इन्वेस्टिगेशन जारी है। हुसैन नवाज 4 घंटे से जेआईटी के सामने मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका अयाज अकबर यूसुफजई, आपने अपडेट किया। आपको बताएं कि वजीर आजम के मावन खुसूसी का कहना है कि महसूस हुआ कि हमसे हटकर बर्ताव किया जा रहा है तो आला अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ मुंतखब वजीर आजम है, उनका नाम पनामा केस में नहीं। आसिफ किरमानी ने यह भी कहा है कि हम 3 साल नहीं 70 साल का हिसाब दे रहे हैं। आज वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि आप लोगों का क्या किरदार था। आप लोग तो अपने ज़माने में दौर में इन अदालतों को मानते नहीं थे। आप कहते थे कैंगरू कोर्ट्स हैं, ये रिकॉर्ड की बात है। हम अदालतों का कल भी एहतराम करते हैं, आज भी करते हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। हमारा मुतालबा क्या है भाई? हमारा मुतालबा क्या है? हमारा तो सिर्फ ये मुतालबा है कि जनाब हमें साथ इंसाफ होना चाहिए। पाकिस्तान के हालात देखते हुए उन लोगों से जो गैर ज़रूरी तनकीद करते हैं और बराए तनकीद करते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप तहम्मुल रखें। चंद दिनों की बात है, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। महंगा फ्रूट नहीं खरीदना। इस्लामाबाद के शहरियों की बड़ी तादाद का फ्रूट से दूसरे रोज भी बायकॉट जारी है। दुकानों और ठेलों पर कल का फल ही फरोख्त नहीं हो सका। मजीद तफसीलात बता रही हैं आमना आमिर। महंगा फल नहीं खरीदेंगे, बाइकआउट जारी रहेगा। मसनूई तौर पर कीमतों में इजाफा किसी तौर कबूल नहीं। इस्लामाबाद के शहरियों की बड़ी तादाद का फलों की खरीदारी का बाइकआउट दूसरे दिन भी जारी। फ्रूट की फरोख्त बहुत कम हो गई। मैंने बॉयकॉट किया हुआ, इतना महंगा हो गया फल के इसको तो अब हाथ भी आप नहीं लगा सकते। सब्जी ली मैंने, वो कोई फ्रूट नहीं लिया। हमने खरीदा था बिल्कुल, क्योंकि रमजान के सिलसिले में लेके जाना था घर पे, तो किलो हर चीज़ लेके, जैसे आड़ू हो गया। लोगों ने बाइकाट किया, ये कल का पड़ा हुआ, हमारा नुकसान हो गया। कितना ही 12-13 हज़ार का नुकसान हो गया हमारा। लेने आ रहे मगर वो पहले जैसे नहीं आ रहे। पहले ज़्यादा आते थे, अब थोड़े कम आते हैं। फलों की फरोख्त कम हुई तो केले, खुबानी, तरबूज, आड़ू की कीमतों में भी 5 रुपए से 10 रुपए तक कीमतों में कमी की सरकारी लिस्टें भी बाज़ दुकानों पर अवेजा नजर आईं। कैमरामैन फहीम कुरैशी के साथ आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। फल ना खरीदने की अवामी मुहिम के दूसरे रोज मार्केट की क्या सूरत हाल है? क्या फलों की कीमतें कम हुई हैं और क्या अवाम ने खरीदारी कम की है? जानते हैं हमारे नुमाइंदे रियाज एंडी से। जी एंडी, बताएगा क्या सूरत हाल है आज? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ अब शहाबुद्दीन मार्केट में और दूसरा दिन है आज फ्रूट के बाइकआउट का अवाम ने जो किया हुआ है। लेकिन ये मंजर भी मुलाहिजा हो कि लोग जो है वो ख़रीदारी करें। आम सूंघे जा रहे हैं कि कुछ मीठा है या नहीं है, और यहाँ पे खुबानियाँ चुनी जा रही है। तो कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। आपने फ्रूट का बाइकआउट नहीं किया? सर मैं तो थोड़ी सी लेने के लिए आया हूँ, एक आइटम लेने के लिए आया हूँ बस। खुबानी? जी। तो क्या मिल रही है आज, पूछा आपने? 200 रुपये दे रहे हैं ये। 200 रुपये किलो है जी। कुछ कम हुई है या वैसी है? कुछ कम हुए हैं रेट। आपने बाइकआउट नहीं किया? बाइकआउट किया, मार्केट ले आए। बच्चों तो मांगेंगे ना, या बच्चों को रोजे में क्या दें? बच्चे तो बोलेंगे हमें फ्रूट चाट चाहिए। ये है इस वक्त की सूरत हाल कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कल के मुकाबले में कुछ कीमतें कम हुई है, लेकिन ये कि ख़रीदारी हो रही है और फ्रूट बिक रहा है। जी। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी महंगे दामों फल खरीदने का बाइकआउट जारी है, जिसके नतीजे में फ्रूट की दुकानों और ठेलों पर ग्राहकों की तादाद मामूल से कम है। रिपोर्ट कर रही हैं नादिया सबूही। फ्रूट की इस दुकान पर सभी कुछ मिल रहा है, लेकिन जो नहीं है वो है गाहक, जिन्होंने महंगे फ्रूट के खिलाफ जारी 3 रोजा मुहिम के तहत फल खरीदने का बाइकआउट कर रखा है। शहरी कहते हैं कि बस अब बहुत हो चुका।
3 दिन इंशाल्लाह फ्रूट नहीं खरीदेंगे, जुम्मा हफ्ता इतवार, और इंशाल्लाह ये कामयाब हो जाए तो अच्छी बात है। फ्रूट तो कल भी नहीं खरीदा और आज भी खरीदने का कोई इरादा नहीं और कल भी नहीं खरीदेंगे। दूसरी जानिब फल फरोश चाहे दुकानदार हो या ठेले वाले, वो शहरियों की जानिब से जारी फ्रूट बाइकआउट की मुहिम से परेशान हैं। उनका कहना है कि उनका फ्रूट गल सड़ रहा है। खरीदार भी कम हुए, 4000 कल लाया था, आज 2000 रुपए के लाया। सेब भी खराब है, केला भी खराब हुए, ये देख हमारा तो सब 120-130 रुपए खरीद है, अभी तो 40-20 भी नहीं किया। फ्रूट की खरीदारी का बाइकआउट करने वाले शहरी पर उम्मीद है कि उनकी मुहिम जरूर कामयाबी से हमकिनार होगी और फलों की कीमतों में नुमाया कमी देखने को मिलेगी और यूं मुतवसत तबका भी माह रमजान में फल खरीद सकेगा। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ नादिया सबूही, जियो न्यूज़, पेशावर। कराची से महंगे फलों की खरीदारी के खिलाफ 3 रोजा बॉयकॉट मुहिम पूरे मुल्क में फैल रही है। इस बॉयकॉट बारे मजीद बता रहे हैं डेरा इस्माइल खान से सईदुल्लाह मरवत अपनी इस रिपोर्ट में। दरख्तों पर फलों की पैदावार कम हुई, ना ही कुदरत इंसानों के लिए इस नेमत की मिठास और तासीर में कमी लाई, मगर चंद लोगों के गठजोड़ ने माह रमजान के बाबरकत महीने में फलों की खरीदारी लोगों पर तंग कर दी है। फ्रूट अब गरीब आदमी की खरीद से तो बिल्कुल ही बाहर है। एक मैं जो मुतवाज़न तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे खरीद से भी ये बाहर हैं, लेकिन ये फ़र्ज़ हुकूमत का था कि वो रेट को फाइनल करती और मुख्तस करती। कराची से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 3 दिन फल फ्रूट के बाइकाट के असरात अब छोटे शहरों में भी नुमायां होने लगे हैं। हमारा अपने ये ख्याल है कि हम 3 दिन तक बिल्कुल फ्रूट से एहतजाज करें, बिल्कुल हम फ्रूट नहीं लेना चाहते। 3 रोजा बाइकाट के असरात की तस्दीक खुद दुकानदार भी अब कर रहे हैं कि फलों की खरीदारी में नुमायां तौर पर कमी आ रही है। जैसे वो कराची वालों ने हड़ताल की है 3 दिन, जितने भी पाकिस्तान के छोटे छोटे शहर हैं, हम 3 दिन बाइकाट कर ले कि ना कोई खरीदे और ना कोई ले और ना कोई खाए, तो इंशाल्लाह ये खुद ये जो है ना ये सस्ती हो जाएगी हर चीज़। शहरियों का कहना है कि ये बाइकाट सिर्फ फल फ्रूट बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ नहीं, बल्कि हुकूमतों और शहरों की इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज भी है, जो बागों से दुकानों और छाबड़ियों तक बने गठजोड़ को तोड़ नहीं सकती या तोड़ना ही नहीं चाहती। कैमरामैन आदिल वकार के साथ सईदुल्लाह मरवत, जियो न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। आपको अपडेट करें निहाल हाशमी की इश्तियाल अंगीज तकरीर का मामला और निहाल हाशमी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कार्रवाई की गई है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने निहाल हाशमी के खिलाफ सिंध हुकूमत को खत लिख दिया है। निहाल हाशमी की इश्तियाल अंगीज तकरीर का मामला, निहाल हाशमी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कराने के लिए कार्रवाई। जराये का बताना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने निहाल हाशमी के खिलाफ सिंध हुकूमत को खत लिख दिया है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। अब्दुल क़य्यूम बताएगा मजीद क्या बताना है, जराये का खत में क्या लिखा गया है? जी हाँ, हमारे जराये का कहना है कि निहाल हाशमी की ये जो तकरीर है मुस्लिम लीग नून के जो ऑफिस है कारसाज कराची में, वहां पर ये तकरीर हुई है और इस हवाले से क्योंकि ये फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का मामला है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस की तरफ से खत सिंध के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि ज़ाब्ता फौजदारी की दफात 168, 228 और 505 इनके तहत निहाल हाशमी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाए, यानी कि FIR दर्ज की जाए। ये दफात जो है इनकी मजमूई तौर पर सजा तकरीबन 10 साल के करीब बनती है। ठीक, ये जो सारी दफात आपने बताई हैं इनकी मजमूई सज़ा तकरीबन 10 साल के मुताबिक बनती है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने निहाल हाशमी के खिलाफ सिंध हुकूमत को खत लिख दिया है। निहाल हाशमी की इश्तियाल तक अंगेज तकरीर का मामला और निहाल हाशमी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कराने के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। निहाल हाशमी के खिलाफ सिंध हुकूमत को खत लिखा गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से रिपोर्ट कर रहे थे हमें अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया आपका। यौम तकबीर की तकरीब पर एक खिताब किया था निहाल हाशमी ने और निहाल हाशमी ने एक इश्तियाल तकरीर की थी और उसी का यह मामला है जिसमें अब यह पेशरफ्त हुई है कि निहाल हाशमी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कराने के लिए कार्रवाई की गई है। इससे पहले वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से भी इसकी मजम्मत की गई और एक्शन लेने का फैसला किया गया और तमाम ही सियासी जमातों ने इस बयान की मजम्मत की। अब ये इतलात हैं कि ज़राए का बताना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने निहाल हाशमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए सिंध हुकूमत को खत लिख दिया है। अटॉर्नी जनरल अशरफ औसाफ का कहना है कि निहाल हाशमी के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का मामला सिंध का है। अटॉर्नी जनरल का मजीद क्या कहना है, आप भी सुनिए। अटॉर्नी जनरल साहब, कल अदालत ने निहाल हाशमी के इशू के ऊपर आपसे कहा था कि आप एविडेंस कलेक्ट करें, जितना मवाद है वो इकट्ठा करें, तो वो आपने कर लिया? एविडेंस इकट्ठा करने, एविडेंस तो है, इकट्ठा करने की कोई बात नहीं है। मटेरियल तो है, मटेरियल को सिर्फ आपने कोलेक्ट करना है। इट इज़ नॉट कलेक्शन ऑफ एविडेंस, प्लीज। इस तरह लोग जो हैं वो मिसगाइड होते हैं। लेकिन सर अपना
निहाल हाशमी साहब के खिलाफ फौजदारी मुकदमे के हवाले से इकदाम करने के हवाले से भी तो अदालत ने आपसे कहा था। उन्होंने कहा था इसको एग्जामिन करें, उसके ऊपर काम हो रहा है, एग्जामिनेशन हो रहा है। तो क्या कोई पर्चा दर्ज करने के हवाले से अथॉरिटीज़ को कहा गया आपकी तरफ से? वो तो सिंध में मामला है, बट वो देख लेंगे इसको। नहीं सर, तो अपना कोई हमारी इतलात ये है कि आपने जो है वो फौजदारी मुकदमा दर्ज करने के हवाले से इब्तदाई काम मुकम्मल कर लिया और सिंध हुकूमत को ख़त लिखा गया। ऐसा आपकी इंटेलिजेंस जो है वो मेरे ख्याल है बाकी लोगों की इंटेलिजेंस से कहीं ज़्यादा काम करती है। प्लीज़ ये चीज़ें जो है वो इंटरनल चीज़ें हैं, न करें। मतलब कोई इकदाम शुरू कर दिए गए इंटरनेशनल ऑफिस से? हमारे दफ्तर में काम ऑनगोइंग होते हैं। हुसैन नवाज बाहर आ गए हैं जेआईटी के सामने चौथी पेशी के बाद। इस वक्त हुसैन नवाज बाहर आए हैं, 7 रोज में चौथी बार जेआईटी के सामने पेश हुए हैं और 4 घंटे से मुसलसल सवाल जवाब का सिलसिला जारी था। और इस वक्त हुसैन नवाज मीडिया से बात कर रहे हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप रोज़े के साथ इतनी गर्मी में यहाँ पे आप तशरीफ़ फरमाएं। मैं आपके साथ हमदर्दी के जज्बात रखता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इंतहाई चिलचिलाती धूप में मेरे दोस्त, मेरे भाई जो हैं इस वक्त जो हैं कौम तक सच और हालात जो है ना अपना पहुँचाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। इसको अप्रिशिएट करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस किस्म के नामुसाइद हालात में कौम तक जो है सच पहुँचाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। देखिए, मैं आज ये चौथी पेशी जो है ना अपना इनके सामने करके आया हूँ, उनका सेशन जो है अपना मुकम्मल करके आया हूँ मैं इस वक्त। और जो उन्होंने सवालात पूछे उसका जवाब दिया और इनको अगर दोबारा बुलाएंगे ये तो दोबारा जाएंगे हम यहाँ पे। हमारा मकसद यही है कि ये खुश उसलूबी के साथ जो है ये मरहला तय हो जाए। और आज से पहले अकाउंटेबिलिटी मुतअद्दिद बार मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पे, मेरे ख़ानदान ने, मेरे ख़ानदान के बच्चों ने फेस की है। अब भी कोई नई बात नहीं है, ये हम करते रहेंगे जब तक कि अवाम के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने सच नहीं आ जाता। और सच ये है कि आज तक जो है ये सिर्फ बातों की हद तक जो है ना मामलात रहे, इल्ज़ामात जो हैं ये बातों की हद तक रहे। आज तक कोई सबूत सामने नहीं आ सका। आप लोग ये जानते हैं कि इससे पहले हमने अदालती नहीं इंतज़ामी एहतसाब का सामना किया, अदालती नहीं इंतज़ामी एहतसाब का सामना किया। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पहले पूरे उतरे थे, आप भी जानते हैं कि मुशर्रफ के दौर में अब तो जो है उनको 2 माह दिए सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पे 14 माह ना सिर्फ हम जेलों में रहे बल्कि जो गवाहान थे वो भी जेलों में रहे। उनको आखिरकार केस क्या मिला? तैयारा साजिश केस, जिसकी सच्चाई जो है वो सबके सामने आ चुकी हुई है। आज भी अनफॉर्चुनेटली वही एसेट्स हैं, वही इल्ज़ामात हैं। आप भी जानते हैं कि ये पार्क लेन अपार्टमेंट्स के इल्ज़ामात कितने पुराने हैं और अगर उसमें कोई सब्सटेंस होता तो अब तक सामने आ चुका होता, और कुछ नहीं तो मुशर्रफ के दौर में सामने आ चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इंशाअल्लाह ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि कोई ऐसा सबूत है ही नहीं कि जो सामने लाया जा सके। अगर आपका कोई सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ। ये चीज़ जो है जेआईटी और उनके दरमियान है। जिन जिन को बतौर विटनेस जिन्होंने तलब किया है, जेआईटी ने किसी एक विटनेस को तलब नहीं किया, जेआईटी ने बेशुमार विटनेसेस को तलब किया है और ये जेआईटी जाने और उनके विटनेसेस जाने, ये हमारा काम नहीं है। जी, मैंने दस्तावेजी सबूत मुतअद्दिद जेआईटी में पेश किए हैं और जहाँ तक आपका जो है ना सवालात का ताल्लुक़ है, वो सवालात ऑब्वियसली उसी केस से मुतल्लिक हैं, उसी ऑर्डर से मुतल्लिक है सुप्रीम कोर्ट के
जो उन्होंने दिया था। नहीं, अभी इस वक्त समन्स मुझे मालूम नहीं है, जो है ना, मुझे नहीं मिला समन्स अभी तक, लेकिन अगर ऑब्वियसली समन्स मिलेगा तो आऊँगा। जितनी दफ़ा समन्स मिलेगा उतनी दफ़ा आऊँगा। जी नहीं, उनको भी नहीं मिला, लेकिन वो भी हमारी जो फैमिली है, जरा आप ये प्लीज़ एक बात जहन नशीन कर लीजिए कि ये एक हमारे ख़ानदान के बच्चे ने कल एक ट्वीट जारी की थी, मेरे अपने बेटे ने, कि वो लोग के जो समझते हैं कि हम लोग एहतसाब से भाग जाएंगे, आज वो शर्मसार हैं वो लोग। देखें जी कि मुतमईन वो हैं, ये वो जवाब देंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा। और सवालात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रिविलेज्ड होती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना किसी को कॉपी नहीं दी जो है ना उन इन्वेस्टिगेशंस की, तो मैं जो है किस तरह जो है ना यहाँ बात कर दूँ, हमारे से आपको नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनको अभी तक नहीं बुलाया गया है, और मैं किसी मफूज़े पे बात नहीं करूँगा। ज़ाहिर है अगर जो है ये क्वेश्चन करना चाहेंगे जो है ना अपना सुप्रीम कोर्ट का जो है ये ऑर्डर है, और जो है ना उनको जो है ना हमेशा से जो जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब का ताल्लुक़ है, उन्होंने हमेशा कानून की पासदारी की है, उन्होंने हमेशा कानून की पासदारी का दर्स दिया है, और आप सब गवाह हैं इस बात का कि उन्होंने हमेशा कानून की पासदारी के लिए और जितने हमारे ऐवान हैं अदल हैं उनके तक़द्दुस के लिए अपनी जान भी जो है ना उन्होंने ख़तरे में डाली है। आप लोग जानते हैं इस बात को। मैं देखिए जी कि अगर मेरे साथ कभी कोई ऐसा मामला पेश आया तो ना सिर्फ जो है ये अदालत आलिया में जो है ना ये मामला जाएंगे, बल्कि आप सबके सामने, अवाम के सामने लाए जाएंगे। जी देखिए जी कि जहाँ तक जो है ना उन फ्लैट्स का ताल्लुक़ है, वो कोई मुतनाज़ा फ्लैट्स नहीं है। वो फ्लैट्स जो हैं उनके बारे में बाकायदा जो है ना एक नैरेटिव जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया जा चुका है, एंड वी स्टिक टू दैट नैरेटिव। नहीं, उन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर जो है अपना इस जो है ना गर्मी में, इस चिलचिलाती धूप में जो है ना आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म के बड़े साहबजादे हुसैन नवाज़ JIT के सामने चौथी पेशी से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि हमने अदालत नहीं, इंतज़ामी एहतसाब का भी सामना किया। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ दौर में 14 माह न सिर्फ हमने बल्कि गवाहान ने भी जेलें काटी। ने कहा कि अगर इल्ज़ामात में वज़न होता तो अब तक सामने आ चुका होता। मैंने मुतअद्दिद दस्तावेजी सबूत JIT में पेश किए हैं, जितनी दफ़ा बुलाएंगे हम पेश होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग जो समझते थे कि हम एहतसाब से भाग जाएंगे, आज वो शर्मसार हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने हमेशा कानून की पासदारी की है और इसी का दर्स दिया है। हुसैन नवाज ने यह भी कहा कि चौथी पेशी करके आया हूं, बयान मुकम्मल करके आया हूं, दोबारा बुलाएंगे तो दोबारा आऊंगा। हमारा मकसद यही है कि मसला खुश असलूबी से हल हो। आज तक इल्ज़ामात बातों की हद तक रहे, सबूत सामने नहीं आ सके। जब तक सुप्रीम कोर्ट और अवाम के सामने सच नहीं आ जाता, हम एहतसाब के लिए पेश होते रहेंगे। हुसैन नवाज ने मजीद कहा कि हमने अदालती ही नहीं, इंतजामी एहतसाब का भी सामना किया है। ना सिर्फ हम जेलों में रहे बल्कि गवाह भी जेलों में रहे। तैयारा साजिश केस की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। हुसैन नवाज की JIT के सामने चौथी पेशी के बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे बाहर आकर। आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहर गर्मी की लपेट में रहे। दादू में दर्जा हरारत 49 डिग्री रहा। मोइंजोदड़ो और भक्कर में भी शदीद गर्मी पड़ी और दर्जा हरारत 48 डिग्री तक पहुंच गया। नवाब शाह और DG खान में पारा 47 डिग्री पर, मुल्तान, झंग, फैसलाबाद और भावलपुर में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड और लाहौर में पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहर गर्मी की लपेट में है।
मुल्क के अक्सर हिस्सों में आइंदा 2 से 3 रोज मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। अंदरूनी सिंध दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। डीजी महकमा मौसमियात कहते हैं कि कराची में हब्स गैर मामूली हद तक बढ़ चुका, जबकि शहरियों की बेआरामी बढ़ेगी। एहतियात से काम लें। तफसीलात बता रही हैं आसिया अंसर। कराची की हवा में नमी का तनासुब मामूल से 10 से 15% ज्यादा। वीकेंड पर कराची में हब्स बढ़ जाएगा। नमी का तनासुब 75 से 85%, शाम के वक्त 55 से 65% तक हो जाएगा। हब्स बढ़ने से शहरियों में बेआरामी भी बढ़ जाएगी। ये सब बताया डीजी महकमा मौसमियात डॉक्टर गुलाम रसूल ने। जियो न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा, मुल्क के अक्सर इलाकों में गर्मी का राज है। वीकेंड पर भी मौसम इंतहाई गर्म और खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद में इख्तिताम हफ्ता दर्जा हरारत 43 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि लाहौर में 45 डिग्री से तजावुज कर जाएगा। कराची में वीकेंड पर दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। नवाबशाह, सक्खर, दादू, मोइंजोदाड़ो, सिब्बी और तुर्बत में दर्जा हरारत 48 से तजावुज करके 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच सकता है। मंगल बुध को इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बालाई इलाकों में बारिश का सिस्टम आने का इम्कान है। आसिया अंसर, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। बिखरे ताश के पत्ते हों या किस हाथ में लाखों की गाड़ी की चाबी, शहीर खान ने अपनी जहानत से धाक बिठा दी। पाकिस्तान के सबसे बड़े गेम शो में प्लॉट, गाड़ियां, सोना और कैश जीतना है तो फिर शोएब अख्तर और वसीम अकरम के साथ जियो खेलो पाकिस्तान। हमारे माइंड रीडर, मेंटलिस्ट, मिस्ट्री परफॉर्मर को बुलाया जाए, जो खेलेंगे आप में से किसी एक के साथ 1 करोड़ के लिए। सो प्लीज वेलकम वन एंड ओनली शहीर खान। माइंड रीडर, मिस्ट्री परफॉर्मर, जहानत में बादशाह, जियो खेलो पाकिस्तान की जान, शहीर खान। अब ये कार्ड जो हैं ये शफल हो गए। अब ये एक रैंडम ऑर्डर में आ गए। मैं इसको 15 सेकंड के अंदर इसके पूरे ऑर्डर को मेमोराइज करने की कोशिश करूंगा। हो ही नहीं सकता। ताज के पत्ते बिखरे हो या किसी हाथ में गाड़ी की चाबी, किसी का पिन कोड हो या हो जहन में मौजूद कोई ख्याल, शहीर खान सब जानता है, बताकर हैरान कर देता है। जियो खेलो पाकिस्तान। शहीर खान को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लग रहा है। उसे हरा दिया जाए तो प्रोग्राम में शामिल कोई भी शख्स 1 करोड़ रुपए जीत सकता है। क्या चाबी, पैसों वाली चाबी, 1 करोड़ की चाबी वसीम वाले हाथ में है, हाँ या ना? हाँ। क्या पैसों वाली चाबी शोएब वाले हाथ में है, हाँ या ना? वसीम वाले हाथ के साथ जाऊंगा। जियो वसीम आप हाथ खोलेंगे, पाकिस्तान शहीर खान ने प्रोग्राम में शरीक उष्ना शाह और पब्लिक को भी दिमाग पढ़ने के गुण भी सिखाए। मैं आपको वाकई में इनका फेस को रीड करना सिखाऊंगा। दोनों हाथ ऐसे रखिएगा और जरा इनको देखिएगा। अब नोटिस करें कि इन्होंने इस साइड पे आपको देखा है, इस साइड पे मुझे नहीं देख रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आपको देख रहे हैं।